हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऑक्सीजन, हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करता है, तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तीसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, तीसरा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे ना। इसके अनुवाद को ट्रांसलेट करना सीखेंगे हम। तो आइए सीधे हम लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर कौन सा होगा? 24वां होगा। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग के रूप में डलाया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है लगातार या जारी काल होता है। इसके अंतर्गत आज हम तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि यह हिंदी वाक्य जो दिया गया है, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए, इसके पहचान के लिए हमारे पास क्या पहचान का बोध होना चाहिए, पहचान का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि पहचान से हमें विदित होता, हमें बोध होता, हमें पता चलता है कि कोई भी हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है ना, कौन सा वाक्य है। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए, हमने हेडिंग के रूप में डलाया है पहचान हेडिंग, जिसकी अंग्रेजी होती है सिम्पटम। इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, क्या एक बार और हम पहचान को, सिम्पटम को स्पष्ट कर लें, क्लियर कर लें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, यह प्रश्नवाचक शब्द कोई एक हो सकता है ना। तो यानी जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम मान लेंगे, जान लेंगे। तो आशा करते हैं आप पहचान को सीख पाए होंगे, पहचान को समझ पाए होंगे। आइए आगे चलें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डला है मुखबिंद। मुखबिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है, देखेंगे। देखिए, मुखबिंद का पहला पॉइंट कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता कौन हो सकते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम। नेम यानी नाम। नेम मीन्स क्या होता है? नाम, यानी नाम में से कोई भी नाम हो। और आई हो तो वह सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी ना। तो मुखबिंद का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर नंबर का हो, एक वचन का ना, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो। कौन से हो सकते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम। नेम में से, इनमें से कोई एक। और आई, अगर सब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, कर्ता हमें मिलेगा इनमें से कोई एक, तो उनके साथ किस हेल्पिंग वर्ब, किस सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा? वाज सहायक क्रिया का प्रयोग हमें करना होगा। आइए आगे बढ़ें। देखिए, मुखबिंद का दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन हो सकते हैं? यू, वी, दे, दीज, दोज हो तो वर सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, मुखबिंद का दूसरा पॉइंट हमें यही बताता है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन यानी सब्जेक्ट क्या प्लूरल नंबर का हो, बहुवचन का कर्ता कौन हो सकते हैं? यू, वी, दे, दीज, दोज में से कोई एक हो सकता ना। तो इनके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे? वर सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। जी हाँ, एक वचन करता तो वाज, बहुवचन करता तो वर, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने डलाया नियम में। हमने आपको बताया था, हम जब भी इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ें या प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य पढ़ें, उनके लिए हम दो नियम पढ़ते हैं। दो नियम, नियम ए करके, नियम बी करके। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वाक्य के पहले आता और वाक्य के बीच में आता ना। तो नियम ए वहाँ पर लागू करके हम ट्रांसलेट बनाते हैं
जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और नियम बी वहां पर हम लागू करके ट्रांसलेट बनाते हैं, अनुवाद करते हैं, जहां पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है ना। तो आइए नियम ए को पहले देख लें। देखिए नियम ए का पहला पॉइंट कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते। जी हाँ, हम देखेंगे अगर हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अगर पहले आया हो तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसे लिखेंगे? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। कर्ता एक वचन होगा तो वह सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे, कर्ता अगर बहुवचन होगा तो वह सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। नियम ए का पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता को लिखते हैं। जी, दूसरे नंबर पर कर्ता को लिख देंगे। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है मेन वर्ब के यानी मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। जी हाँ, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हम प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। पांचवा कहता है अन्य को लिखते हैं। इस तरह से नियम ए हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आप नियम ए को समझ पाए होंगे। आइए नियम ए को हम शार्ट रूप में देखें। नियम ए शार्ट रूप क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर या फार्मूला इसे हम कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला भी नियम ए का शार्ट रूप होता है। नियम का शार्ट रूप देखिए ये भी कह रहा है सबसे पहले क्या? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद किसे लिखेंगे? मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, और प्रथम रूप में ही आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं, और अन्य इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखते हैं ना। तो आशा करते हैं स्ट्रक्चर, फार्मूला, नियम, मुखबिंद, पहचान को आप भली बात समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो नियम बी को फॉलो करते हुए हम ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या क्या, कैसे, कहाँ, इनमें से कोई भी एक होगा, इनकी अंग्रेजी हम लिखेंगे। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। जी हाँ, दूसरा पॉइंट नियम बी का यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। देखेंगे कर्ता एक वचन तो वाज, कर्ता बहुवचन तो वर सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कर्ता को लिखते हैं। और चौथा पॉइंट कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। जी हाँ, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। इसके बाद हम कर्म को लिखेंगे और इसके बाद अन्य को लिखते हैं। तो नियम बी यह हुआ। आइए नियम बी का भी हम शार्ट रूप देख लें, इसके स्ट्रक्चर फार्मूला को देख लें। देखिए नियम बी का स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या कहता है? यही कहता है सबसे पहले कैसे लिखेंगे? WH को। WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्योंकि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे व्हाई हो, चाहे व्हाट हो ना, ये सभी WH से ही शुरू होते हैं। यानी सबसे पहले WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। इसके बाद किसे लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखेंगे। और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जानते हैं किसके अनुसार लिखना? कर्ता के अनुसार। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद कुछ बचेगा तो अदर में आ जाता, अन्य में आ जाता, उसे हम लिख देंगे। तो आशा करते हैं नियम बी के स्ट्रक्चर को, नियम बी को आप भली बात समझ पाए होंगे। हमने पहचान, मुखबिंद, नियम ए, नियम बी को देखा, इनके स्ट्रक्चर को देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की। कैसे हम किसी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे, कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। आइए हम आपको ट्रांसलेट करना सिखाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया। एग्जाम्पल पहला दिया क्या? देखिए पहला एग्जाम्पल है क्या हम बाजार जा रहे थे। देखिए यह एक हिंदी वाक्य है। अब बात आती है कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया वास्तव में हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं। तो आइए हम सीधे पहचान से इसे स्पष्ट कर लें, मालूम कर लें कि वास्तव में है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का
प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, और जाना क्या है, जाना एक वर्ब, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द है, और सबसे बड़ी पहचान वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और यहाँ देखेंगे नियम ए लागू होगा कि नियम बी। यहाँ कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है, और प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के पहले होता है नियम ए लागू करके हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो नियम बी को लागू करते हुए हम अनुवाद बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं ना। तो आइए नियम ए के अनुसार हम इसे ट्रांसलेट करें। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार, सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे ना। तो यहाँ देखेंगे कर्ता, हम कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन। अब बताइए कर्ता कौन है, हम के अंग्रेजी क्या होती है, वी। अब बताइए वी एक वचन कर्ता की बहुवचन। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में जाकर आप देखिए हमने आपको लिखाया है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, कोष्टक हमने लिखाया यू वी दे दीज दो, ये बहुवचन कर्ता होते हैं ना, तो इनके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हम वर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हम वर को लिख देंगे, तो हमने वर लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, हम के अंग्रेजी आप जानते वी होता है, वी हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्या हो जाएगा, गोइंग ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ए का चौथा पॉइंट क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब आप बाजार जाएंगे, बाजार क्या होगा, आपका कर्म हो जाएगा। तो जाने के लिए किसका प्रयोग होगा, टू का, क्योंकि बाजार एक स्थान का नाम है, तो टू का प्रयोग कर देंगे, टू मार्केट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, वर वी गोइंग टू मार्केट। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। यह भी एक हिंदी वाक्य है। इस हिंदी वाक्य को भी हम पहचान के अनुसार इसे स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है, और गाली देना एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहा था शब्द है ना, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हो गया कि वास्तव में यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। देखिए नियम ए लागू यहाँ पर भी होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है ना। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, सॉरी नियम ए लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है ना। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ए कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब हम देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। अब यहाँ कर्ता कौन, मोहन। मोहन बताइए क्या है, एक नाम है। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने आपको लिखाया है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, कोष्टक में हमने आपको लिखाया ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम। नेम मतलब नाम, और आई क्या, ये एक वचन करता हो गए ना। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वाज सहायक क्रिया का प्रयोग। तो वाज को हम लिख देंगे, तो हमने वाज लिख दिया। ठीक, अब नियम ए का पहला पॉइंट हुआ। नियम ए का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, मोहन। मोहन की अंग्रेजी क्या होगी, मोहन की अंग्रेजी हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, गाली देना। गाली देना की अंग्रेजी क्या होती है, एब्यूज। एब्यूज में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, एब्यूजिंग, गाली दे रहा ना। आगे चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, अपने नौकर को जब आप गाली देंगे तो आपका कर्म हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए
अपने, देखिए नाम के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का ना, नाम के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग, और नौकर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सर्वेंट, हिज सर्वेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट। वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या लड़के शोर मचा रहे थे। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या लगा है, और मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए क्रिया के अंत में या मुख्य क्रिया के अंत में आप कह सकते हैं। देखिए मचाना, यानी मचाना का मतलब करना, यानी शोर करना ना, यानी करना, मचाना मतलब शोर करना। ये एक क्या, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य अंत में लगा है ना। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। आइए इसका अनुवाद कर डालें और ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे, और यहाँ पर भी नियम ये लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले है। तो नियम ए को फॉलो करते हैं, हम इसका अनुवाद कर डालें। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया हो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। यहाँ कर्ता कौन है, लड़के, लड़के मतलब लड़का होता है तो एक वचन सिंगुलर नंबर ना, लड़के है तो प्लूरल नंबर हो गया ना, यानी बहुवचन का कर्ता हो गया। तब बताइए बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हमने लिखा है, लिखाया मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए, बहुवचन कर्ता के साथ हमने वर सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए बताया ना। तो चलिए वर सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तो वर हमने लिख दिया। नियम ए का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कर्ता को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। कर्ता कौन है, लड़के, तो लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बॉयज। तो बॉयज हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, मचाना, मचाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी मेक, यानी करना या मचाना, मेकिंग, इसमें आईएनजी लगाना तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, वही जब आप शोर मचाएंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज। नॉइज के साथ आ लगता है, अ नॉइज। नॉइज मतलब क्या होता है, शोर ना। क्या हुआ कंप्लीट हमारा ट्रांसलेट, वर बॉयज मेकिंग अ नॉइज। आइए आगे बढ़े। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, वह मैदान में कब खेल रहा था। देखिए ये एक हिंदी वाक्य है। आइए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार, डिटेल में पहचान के अनुसार इसे स्पष्ट कर लें। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द आया है, और खेलना क्या, एक वर्ब, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहा था शब्द है, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चल गया कि यह हिंदी वाक्य जो दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, तो आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। अब हम जाएंगे नियम पर। अभी हम देखेंगे नियम ए लागू होगा कि नियम बी। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए नहीं बाबा, यहाँ नियम बी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, इसलिए नियम बी लागू होगा। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले होता तो नियम ए लागू होता ना। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द जो कब है वह वाक्य के बीच में, इसलिए नियम बी यहाँ लागू होगा। तो नियम बी के अनुसार इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। तो नियम बी देखिए आपके सामने है, आप देख सकते हैं। नियम बी का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो चलिए कब प्रश्नवाचक शब्द है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन। तो व्हेन को हम लिख देंगे, ठीक, व्हेन हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। अब बताइए कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम और आई को हमने लिखाया ना, एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वाज। तो वाज को हम लिख देंगे, तो वाज हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही। तो ही हमने लिख दिया। अब
चौथा पॉइंट क्या कहता नियम बी का, यही कहता मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगी? प्ले। प्ले में क्या लगा देना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि नियम बी का पांचवा पॉइंट यही कहता कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा? मैदान में जब आप खेलेंगे तो आपका कर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा इन द फील्ड। इन द फील्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? ट्रांसलेट कंप्लीट। व्हेन वाज ही प्लेइंग, व्हेन वाज ही प्लेइंग इन द फील्ड, हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। आइए आगे चलें। देखिए पांचवा एग्जाम्पल दिया, कक्षा में तुम क्यों सो रहे थे। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, तुम कक्षा में क्यों सो रहे थे, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये आ गया है कर्ता। देखिए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, और सोना क्या एक वर्ब, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है ना। आइए अब इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वह वाक्य के बीच में है, तो नियम बी को फॉलो करें आप ट्रांसलेट करने के लिए। तो नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। चलिए इसकी अंग्रेजी को आप लिख दें, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? वाई, तो वाई हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब कर्ता यहाँ कौन है? कर्ता यहाँ तुम है। तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में जाकर आप देखिए हमने लिखा है यू, वी, दे, दीज, दोज, ये क्या होते? बहुवचन कर्ता। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? वर सहायक क्रिया का प्रयोग। तो वर को हम लिख देंगे। ठीक, तो वर को हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम करता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? यू, तो यू को हम लिख देंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या? सोना। सोना का अंग्रेजी क्या होती है? स्लीप। तो स्लीप में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा? कक्षा में। कक्षा में जब आप सोएंगे आपका कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इन द क्लास। इन द क्लास, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? ट्रांसलेट कंप्लीट। व्हाई वर यू स्लीपिंग इन द क्लास। आइए आगे चलें। देखिए छठा एग्जाम्पल दिया है, हरि कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था। देखिए पहचान के अनुसार एक बार उसे हम डिटेल रूप में देख लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है और जाना क्या है? एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया के अंत में रहा था शब्द है और वाक्य अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। तो इससे हमें बोध हुआ, हमें पता चल गया कि सच में यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य ही है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो कहाँ है वाक्य के बीच में। तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? प्रश्नवाचक शब्द यही है ना, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। तो वेयर को हम लिख देंगे। ठीक, तो वेयर हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता कौन? हरि। हरि क्या? एक नाम है ना, तो नाम क्या? एक वचन कर्ता, हमने बताया है ना। तो एक वचन कर्ता, तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? वाज। तो वाज को हमने लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का,
नियम बी का यही कहता, कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? हरि, तो हरि को हम लिख देंगे, हरि हमने लिख दिया। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का? ये कहता मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। मुख्य क्रिया कौन है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट चौथा पांचवा पॉइंट क्या कहता नियम बी का? यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? अपने भाई के साथ। देखिए अपने भाई के साथ आप जाएंगे तो ये आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या जो कर्म आपका हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ नाम के साथ नाम के हरि क्या है? हरि एक नाम है, तो नाम के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिज का ना। भाई के साथ, और के साथ देखिए के साथ ये जीवित है ना, ये जीवित यानी सजीव है। तो सजीव के साथ का अर्थ देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विथ का। तो यहाँ हो जाएगा विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। ठीक, ये आर है, आप लिख लेना ब्रदर। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट नियम का क्या कहता है? अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन है? कल। कल की अंग्रेजी पास्ट में क्या होता है? स्टरडे। तो इस टरडे हम लिख देंगे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ये आर है, आप उसे लिख लेना बढ़िया से। देखिए वेयर वाज हरी गोइंग विथ हिज सर्वेंट स्टरडे। आइए आगे चलें। देखिए सातवां एग्जाम्पल दिया, मैं तुम्हारे साथ क्या जा रहा था। ये देखिए पहचान के अनुसार इसे थोड़ा हम स्पष्ट कर लें। यह एक हिंदी वाक्य है, इसको पहचान के अनुसार स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द है, और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए जाना क्या है? क्रिया है, मुख्य क्रिया, इसके अंत में रहा था शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें विदित हुआ कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, ये हिंदी वाक्य सच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है ना। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे। अब देखेंगे हमें यहाँ नियम ए लागू होगा कि नियम बी। देखिए यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है ना। तो आइए नियम बी के अनुसार में इसका ट्रांसलेट करें। लेकिन हम नियम बी का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला के अनुसार इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए तो देखिए स्ट्रक्चर में भी क्या कहता है? सबसे पहले वही बात कहता है, यदि जो नियम बी का व्यापक रूप होता है, जो लिखित रूप हमने लिखाया, वही बात यह भी कहता है। देखिए क्या कहता है? सबसे पहले WH को लिखते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है उसी की अंग्रेजी लिखेंगे ना। तो WH कौन है? प्रश्नवाचक कौन है? क्या? तो देखिए क्या की अंग्रेजी क्या WH से शुरू होगी कि नहीं? देखिए WH से शुरू होगी, WHAT हुआ ना। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वह WH से ही शुरू होते हैं। तो हमने WH को सबसे पहले लिखा। अब क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लिखेंगे? कर्ता के अनुसार ही लिखेंगे ना। यहाँ कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई बताइए, आई के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? वाज। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही सी इट दिस दैट, और ही सी इट दिस दैट नेम, और आई के साथ वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हमने लिखाया। तो यहाँ किसे लिख देंगे? वाज को लिख देंगे। तो आज हमने लिख दिया, सॉरी हाँ वाज ही लिखेंगे ना। तो वाज को हमने लिख दिया। ठीक, तो वाज हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? यानी कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई को हम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है? मुख्य क्रिया को लिखते हैं। मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, उसमें आईएनजी जोड़कर। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना की अंग्रेजी क्या होती है? गो। तो गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? गोइंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ। देखिए तुम्हारे जो है वह क्या सजीव है ना। तो इसके साथ क्या तुम्हारे साथ की अंग्रेजी के लिए, साथ की अंग्रेजी के लिए क्या हो जाएगा? विथ यू। तुम्हारे साथ प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ? ट्रांसलेट कंप्लीट। व्हाट वाज आई गोइंग विथ यू। आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बनाना आप सीख चुके होंगे, समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।